दोस्तों, पिछले दिनों यूरोपियन यूनियन ने भारत को धमकी देते हुए कहा था कि भारत रूसी तेल खरीदकर उसे यूरोपीय देशों में ना बेचे। दरअसल पिछले दिनों यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल ने ये कहा था कि भारत रूसी तेल खरीदकर उसके रिफाइन उत्पादों जैसे जेट फ्यूल, पेट्रोल और डीजल को यूरोपीय देशों को बेच रहा है, जो सीधे तौर पर रूस पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन है। इसके लिए उन्होंने भारत पर कार्रवाई की बात भी कही थी। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने यूरोप को भारी अमाउंट में रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट किया है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि भारत सस्ते दाम पर रूस से बहुत ज्यादा ऑयल खरीद रहा है और फिर उसे अपनी रिफाइनरी कंपनियों में रिफाइन करके यूरोप के देशों में बेच देता है। तो अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या यूरोप भारत पर लेगा कोई बड़ा एक्शन? क्या यूरोपियन मार्केट में भारत नहीं बेच पाएगा अपने इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को? और अब ऐसे हालात में भारत के पास क्या ऑप्शन बचा हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। बस आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आपको पता है कि भारत इस वक्त यूरोप का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका है और ऑयल सप्लायर के मामले में भारत ने सऊदी अरब और अमेरिका को पीछे करने के बाद यह रिकॉर्ड हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, और यही यूरोपीय देशों को अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति के चीफ जोसेफ बोरेल ने पिछले दिनों ये कहा था कि भारत रूसी तेल खरीदकर उसके रिफाइंड प्रोडक्ट्स को यूरोपीय देशों को बेच रहा है, जो सीधे तौर पर रूस पर लगे प्रतिबंधों का वायलेशन है। इसके खिलाफ सदस्य देशों को भारत पर कार्रवाई भी करनी होगी। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदता तो है, यह नॉर्मल है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि हमारे प्रतिबंधों की वजह से भारत रूसी तेल को बहुत सस्ता खरीद रहा है, लेकिन वह इसे और भी सस्ता खरीद सकता है। रूस को जितना कम पैसा मिलेगा उतना ही अच्छा है, लेकिन अगर वो उसी तेल को रिफाइन करके हमें बेचता है तो उस पर हमें एक्शन लेना ही होगा। वैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यह बात बिल्कुल सही है कि भारत रूसी तेल को ही इंपोर्ट करके पहले रिफाइन करता है और फिर उसके बाद दूसरे देशों में बेच देता है। भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज और रूसी कंपनी रोसनेफ्ट की ओनरशिप वाली नायरा मेनली यूरोपीय संघ और अमेरिका को रिफाइंड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। अगर हम भारत और यूरोप के बीच रिफाइन ऑयल के ट्रेड को देखें तो पता चलता है दोस्तों कि जनवरी 2022 में भारत ने यूरोप को 11 लाख बैरल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया, जो कि इस साल अप्रैल 2023 में बढ़कर 74 लाख बैरल हो गया है। यानी कि मात्र एक साल के टाइम पीरियड में करीब 7 गुना इंपोर्ट बढ़ा है। तो भारत से नफरत करने वालों को तो इससे जलन होगी ही और वो भारत पर एक्शन की बात तो कहेंगे ही। लेकिन दोस्तों, यूरोपियन यूनियन यह भूल गया था कि अब भारत धमकी और एक्शन की बात सुनकर शांत बैठ नहीं सकता है। अब तो वह उसकी इस धमकी का जवाब जरूर देगा और भारत ने दिया भी। दरअसल यूरोपीय यूनियन के अधिकारी की धमकी का भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने ही अंदाज में करारा जवाब दिया है। दरअसल जयशंकर ने बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईयू फॉरेन चीफ जोसेफ को करारा जवाब देते हुए ये कहा कि मैं आपसे यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशन को देखने का आग्रह करना चाहूँ। अगर रूसी तेल को किसी तीसरे देश में रिफाइन किया जा रहा है तो रिफाइन किए गए तेल को रूसी तेल नहीं माना जाता। मैं आपसे ईयू के 833/2014 रेगुलेशन पर गौर करने का आग्रह करना चाहूंगा। तो भारत के विदेश मंत्री ने यह क्लियर कर दिया है कि अगर रूसी तेल को कोई दूसरा देश खरीदकर अपने यहाँ रिफाइन कर दे तो उसके बाद वह तेल रूसी तेल नहीं रह जाएगा, जैसे कि भारत के केस में है। जी हाँ दोस्तों, ईयू के नियम के मुताबिक भारत जो तेल यूरोप को बेच रहा है वह रूसी तेल नहीं बल्कि भारतीय तेल है। इस कारण से यह अब कोई नहीं कह सकता कि भारत यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों का वायलेशन कर रहा है। इसके साथ ही जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि उन्हें जोसेफ के सवाल का कोई आधार नजर नहीं आ रहा है। इस रिप्लाई के बाद एक बार फिर से भारतीय विदेश मंत्री और भारत के किसी मुद्दे पर अपनी बात को रखने का तरीका दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। जिसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर के इस रिप्लाई के बाद ईयू को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो फिर से उसे सुधारने में लग गया है। आपको बता दें दोस्तों कि ब्रसेल्स में ट्रेड टेक्नोलॉजी डिस्कशन के दौरान जोसेफ ने जयशंकर से मुलाकात भी की थी, लेकिन वे उसके बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। वहीं जब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने भारत पर कार्रवाई करने वाले बयान पर जवाब दिया तो यूरोपीय संघ के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मार्गरेट वेस्टेगर ने चेतावनी वाले बयान से तुरंत पलटी मार ली और उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप दोस्त हैं और उन्हें एक दूसरे से रिश्ते अच्छे रखने चाहिए, ना कि एक दूसरे पर उंगलियां उठानी चाहिए। इसके अलावा यूरोपियन संघ ने यह भी माना कि अगर भारत रिफाइंड प्रोडक्ट्स को यूरोप के देशों में रीसेल करता है तो इसमें भारत की नहीं बल्कि यूरोप की गलती है, क्योंकि यूरोपीय देश खरीद रहे हैं इसलिए भारत बेच भी रहा है। तो अब इतना क्लियर तो हो ही गया है कि भारत के इस तरह से रुख अख्तियार करने के बाद यूरोपीय यूनियन आगे कभी भी भारत को रूसी तेल के मामले में ज्ञान देने की हिम्मत नहीं करने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर आपको जानने वाली बात यह भी है
कि जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की थी तो उस पर प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने रूस पर सैकड़ों प्रतिबंध लगा दिए और रूस से तेल खरीदना धीरे धीरे कम करने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि यूरोप में तेल की भारी कमी भी देखने को मिलने लगी, जिसका सीधा असर उनकी इकोनॉमी पर भी पड़ सकता था। इस कारण से यूरोप ने भारत से रिफाइंड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। अगर हम युद्ध से पहले की बात करें तो रशिया यूरोप का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था। यूरोप उस समय तक अपने टोटल ऑयल इंपोर्ट का करीब 31% रशिया से इंपोर्ट करता था, जबकि यूएस यूरोप का केवल 13% ऑयल एक्सपोर्ट ही करता था। और इसके साथ ही रशिया के बाद यूएस यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर होता था। लेकिन रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद यूरोपीय देश अमेरिका से बहुत ज्यादा ऑयल खरीदने लगे, जिसके कारण यूएस यूरोप के लिए सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया। लेकिन दोस्तों, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर भी है, उसे ऑयल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिस कारण से यूरोपीय देशों को लगा कि वो ज्यादा समय के लिए इतने अमाउंट में अमेरिका से तेल नहीं खरीद सकते हैं और फिर उसके बाद यूरोप के देश दूसरे ऑप्शन की तलाश में लग गए। इस बीच दोस्तों, रूस भारत को सस्ते दामों पर कच्चा तेल देने लगता है, जिसका फायदा उठाकर भारत के साथ चीन ने भी रिकॉर्ड लेवल पर ऑयल रूस से खरीदना शुरू कर दिया। अगर रूस के ऑयल ट्रेड सप्लाई के पैटर्न को देखो तो जंग शुरू होने से पहले दिसंबर 2021 में रूस यूरोप को 2.99 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल एक्सपोर्ट करता था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जनवरी 2023 में यह घटकर 0.98 मिलियन बैरल्स पर डे ही रह गया। यहाँ पर यूरोप के पास चीन और भारत दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे, जिनसे यूरोप रिफाइंड ऑयल को खरीद सकता था। लेकिन क्योंकि चीन से यूरोप का ट्रेड अमेरिका को अच्छा नहीं लगता, इसलिए यूरोप भारत से तेल खरीदने लगा। केप्टर के डेटा के मुताबिक यूरोप ने अप्रैल 2023 में भारत से हर दिन औसतन 0.36 मिलियन बैरल से ज्यादा रिफाइंड फ्यूल की खरीद की है। रूस से रिकवर्ड लेवल पर ऑयल इंपोर्ट करने के कारण भारत के पास कच्चे तेल का इस वक्त विशाल भंडार हो चुका है। दोस्तों, भारत और यूरोप के बीच ट्रेड का यह डेटा, जहां पर यूरोप के लिए एक तरह से सेटबैक है, तो वहीं भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। यूरोप के लिए भारत के रिफाइंड ऑयल खरीदना इसलिए सेटबैक है क्योंकि कहीं ना कहीं रूस का भी कच्चा तेल रिफाइन होकर डीजल के रूप में भारत से उनके पास पहुंच रहा है। साफ शब्दों में कहें तो यूरोप ने भले ही रूस से सीधे तौर पर डीजल की खरीदारी रोक दी हो या बहुत कम कर दी हो, लेकिन अभी भी उसके डीजल की डिमांड रूस से पूरी हो रही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका और यूरोप का रूस को लेकर जो मोटिव था, इसकी मनी इनफ्लो को पूरी तरह से कट करने का, वह भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भारत से रिफाइंड ऑयल खरीद कर यूरोपीय देश रूस के ही खजाने में इनडायरेक्टली मोटा पैसा पहुंचा रहे हैं। अब भारत के नजरिए से भी इस ट्रेड बदलाव को समझ लेते हैं कि इससे भारत को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। अब इसे हम ऐसे समझते हैं दोस्तों कि 2020 से 21 में भारत ने यूरोप को $41 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया था, जबकि $40 बिलियन का सामान यूरोप से इंपोर्ट किया था। जबकि अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 के बीच भारत ने यूरोप को $67 बिलियन का सामान बेचा था, जबकि मात्र $54 बिलियन का सामान खरीदा था। कहने का मतलब यह है कि 2020 से 2021 में भारत यूरोप से खरीदता ज्यादा था लेकिन उसको बेचता कम था। लेकिन 2022 से 23 में रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट के कारण यह डेटा पूरी तरह से बदल गया और भारत ट्रेड डेफिसिट से ट्रेड सरप्लस वाला देश बन गया। तो दोस्तों, इस तरह से भारत ने ट्रेड के साथ साथ अपनी डिप्लोमेसी को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, जो पूरी दुनिया के लिए किसी शौक से कम तो नहीं है। इसी कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को अब फिलहाल समाप्त करता हूं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि चैनल के सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।